हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ तुम सब सुरक्षित होगे, अपने घर में लॉकडाउन की इस कठिन समय में पढ़ाई को जारी रखे होगे। जैसा कि तुम जानते हो, हमारी माध्यमिक परीक्षा 1 जून से होने की बात थी, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण यह परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। बाद में इसका रूटीन दिया जाएगा, जैसा कि हमने बोर्ड के नोटिफिकेशन में देखा था। विगत कुछ समय से मैं तुम लोगों के लिए माध्यमिक परीक्षा के संभावित कुछ प्रश्नों को तैयार कर रहा था। इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। आशा है तुम लोग इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होगे। यदि तुम्हें इस वीडियो से कोई भी फायदा मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मेहनत है वह सफल रहा। इस सजेशन का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से तुम सजेशन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ वीडियो में जो तुम लोगों को बता रहा हूँ वो प्रश्न तुम्हारे हाथ में रहे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से तुम इसकी तैयारी कर पाओगे। तो लिंक से PDF को डाउनलोड करना मत भूलना। हम लोग सबसे पहले माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए गणित के प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है यानी क्वेश्चन फॉर्मेट है उसे देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न रहेंगे यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। कुल 6 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के लिए तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। उस 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है तुम्हें वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं यानी हर प्रश्न के लिए 1 अंक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें खाली स्थानों को भरना होता है यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। 6 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है यानी क्वेश्चन नंबर 2 5 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ पर इसमें भी 6 प्रश्न रहेंगे, तुम्हें 5 के उत्तर देने हैं। कहने की जरूरत नहीं है, हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो सही है उसके लिए तुम्हें T या सत्य, और जो गलत है उसके लिए F यानी फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में होता है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कुल 12 प्रश्न रहेंगे, तुम्हें 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें 20 अंक देगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है अंकगणित के से लिया गया है। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में अंकगणित के जो भी अलग अलग पाठ है तुम सब जानते हो, वहां से 2 प्रश्न रहेंगे, तुम्हें 1 प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वह है 5 अंक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये तीनों ही तुम्हें बीज गणित से पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 प्रश्न रहेंगे, तुम्हें 1 प्रश्न का उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत जो पहला प्रश्न होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तुम्हें उसको हल करके के रूट्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा प्रश्न है वो एक वर्ड प्रॉब्लम होगा। उस वर्ड प्रॉब्लम के आधार पे तुम्हें द्विघात समीकरण की रचना करनी होगी, उसके बाद उसे हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोगों को सर्ड यानी करनी और वेरिएशंस यानी भेद या परिवर्तन, इन दोनों पाठों से 2 प्रश्न रहेंगे, 1 प्रश्न का उत्तर करना है। इसके लिए मार्क्स निर्धारित है 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात जो पाठ है वहां से 2 प्रश्न रहेंगे, तुम्हें 1 प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लिए मार्क्स अलॉटेड है 3। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये ज्यामिति से है। हमने जब ब्लूप्रिंट के लिए वीडियो बनाया था उसमें तुम्हें बताया था कि ज्यामिति के लिए कितने अंक निर्धारित हैं। तुमने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो दिए गए लिंक में या आई बटन को दबाकर तुम उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 प्रमेय होगा, थ्योरम रहेगा, 5 अंक का यह प्रश्न है। 2 प्रश्न रहेंगे, 1 प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये प्रमेय पर आधारित जो स्वयं सिद्धियां होती हैं, जो डिडक्शंस होते हैं उन्हें हल करना है। 2 रहेगा, 1 का उत्तर करना है, मार्क्स अलॉटेड है 3।
क्वेश्चन नंबर 11, ये ज्यामिति में कंस्ट्रक्शंस जो होता है वहां से प्रश्न रहते हैं। 2 प्रश्न रहेंगे, एक का उत्तर करना है, इसके लिए मार्क्स अलॉटेड है 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो अंतिम प्रश्न रहेगा 2021 के हिसाब से, ये क्षेत्रमिति से पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति में तुम्हें कुल 3 प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी यह प्रश्न 8 नंबर का होगा। इस प्रकार ये इस बार का माध्यमिक परीक्षा 90 अंक के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो। चलो चलते हैं 1 नंबर प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करें। दिया गया है वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से ब्याज और मूलधन समान हो तो समय कितना है। यानी हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ब्याज और मूलधन, ये दोनों आपस में समान है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को x मान लिया। हमें निकालना है समय। समय के लिए तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, t इक्वल्स टू 100 इंटू आई बाई पी इंटू आर। तो देखो यहाँ अगर हम मान बैठाएं तो ये 100 इंटू आई कितना है हमारा, आई है x, p भी हमने x लिया है, और r हमें कितना दिया गया है, r दिया गया है 8%, तो होगा 8। यहाँ देख रहे हो x एक दूसरे को काटेगी, इसी तरह 8 और 100 इन दोनों को भी अगर हम काटें तो ये हो गया 25/2 वर्ष, ये होगा 12:1/2 वर्ष। और ये ऑप्शन है, हाँ ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, हमें दिया गया है x% वार्षिक सरल ब्याज दर से किसी मूलधन का x वर्ष का ब्याज x रुपया हो तो मूलधन का फॉर्मूला क्या है, 100 गुना आई बट्टा टी इंटू आर। तो यहाँ पर देखो मान अगर हम बैठाएं तो 100 इंटू आई, ब्याज कितना है, ब्याज है x रुपया, x रुपया, टी समय, समय हमें कितना दिया गया है, समय दिया गया है x वर्ष, तो x वर्ष इंटू आर, ब्याज दर कितना है, ब्याज दर है x%, ये हो गया x%। यहाँ अगर तुम काटो तो क्या मिलेगा, x एक दूसरे को काटेगी और हमें मिलेगा 100 बट्टा x रुपया, और हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है किसी मूलधन तथा उसके वार्षिक समूल चक्रवृद्धि। समूल चक्रवृद्धि का अर्थ क्या हुआ, समूल चक्रवृद्धि का अर्थ होता है मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है 25:28, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, क्या है 100 इंटू आई बाई पी इंटू टी। अगर हम मूलधन को 25x मान लें और मिश्र धन को 28x ले लें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा बताओ तो, हमें ब्याज मिलेगा 28x माइनस 25x यानी 3x। ब्याज दर कितना होगा 100 इंटू आई, ब्याज कितना है, आई है 3x बट्टा p मूलधन कितना है 25x इंटू टी समय कितना है, तो हमें कहा गया है वार्षिक यानी 1 वर्ष का, यानी समय है 1 वर्ष। पहले तो ये x एक दूसरे को काटेगी, साथ ही साथ 25 से 100 4 बार में विभाजित होगा तो हमें मिलेगा 4×12%, और ये है ऑप्शन बी। संख्या 4, 5x² माइनस 11x प्लस के इक्वल टू 0 समीकरण के दोनों मूल परस्पर विलोम हैं, रेसिप्रोकल है। यानी अगर एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। k कहाँ है देखो c में, और ये लास्ट टर्म में कब मिलता है, हम जानते हैं यहाँ कि जब हम लोग मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है हम लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c बटे a। c क्या है, स्थिर संख्या यहाँ है k, और a क्या है x² का गुणांक जो है 5, ये होगा 5। अब
अल्फा अगर एक मूल है तो दूसरा मूल है 1/अल्फा, इन दोनों का गुणनफल ये k बट्टा 5। अब यहाँ देखो अल्फा एक दूसरे को काटेगी तो हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू k/5। और अगर हम यहाँ तिरछा गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k इक्वल्स टू 5, यानी k का जो मान है वो है 5। ये ऑप्शन कहीं देख पा रहे हो? हाँ, ये ऑप्शन है ऑप्शन ए। संख्या 5, किस शर्त पर द्विघात समीकरण का एक मूल शून्य होगा? एक मूल शून्य कहा जा रहा है, यानी हमें x का जो एक मान होगा वह शून्य होगा, ये कहा जा रहा है। क्या करेंगे उसके लिए? इसके लिए तो बहुत ही साधारण है कि जो हमें समीकरण दिया गया है इसमें x का मान शून्य रख दो। तो अगर x का मान शून्य रखोगे तो क्या होगा, a इंटू एक्स का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। जानते हो a इंटू 0 ये होता है 0, b इंटू 0 ये भी हो रहा है 0, और ये c 0। तो यहाँ से हमें जो c का मान मिल रहा है वो क्या है 0, और ये ऑप्शन है ऑप्शन सी। संख्या 6, इस द्विघात समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल -2 है तो k का मान ज्ञात करो। हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया था, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बट्टा a। तुम लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्थिर संख्या k और राइट साइड में 0 है, नहीं है 10 है। तो इसे अगर हम लिख लें तो ये हमें देगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी जो स्थिर संख्या है वो ये है। का गुणनफल कितना होगा c बट्टा a। c क्या होता है, c है हमारा k माइनस 10, और a कितना है, a है हमारा 1, चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरी संख्या नहीं है तो यहाँ है 1 बाई 1। और हमें कहा है कि गुणनफल है -2, यानी k माइनस 10 बाई 1 इज -2, अर्थात k माइनस 10 इज -2, अर्थात k का मान कितना है -2 प्लस 10, -2 प्लस 10 कितना होगा, ये होगा 8, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त के दो समानांतर जीवा AB और CD में प्रत्येक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना करनी होगी, तो हमने वृत्त की रचना की। इसके दो जीवा समानांतर है, दो जीवा समानांतर हैं, प्रत्येक की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। वृत्त के अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास कौन होगा, वृत्त का अर्धव्यास तो ये है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवाओं की बीच की दूरी हमें निकालनी है। हमने सबसे पहले इस दूरी को निकाला, क्यों, ध्यान दो, दोनों जीवाओं की लंबाई चूंकि समान है तो केंद्र से उन दोनों की दूरी भी आपस में समान ही होगी। तो केंद्र है O, A, B, C, D, नाम दे देते हैं हम M। तो चूंकि त्रिभुज OCM एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम जानते हैं कि उसके लंब का स्क्वायर प्लस उसके आधार का होल स्क्वायर ये होता है उसके कर्ण के होल स्क्वायर के बराबर, ये तुम लोग जानते हो। अब हमें यहाँ OM होल स्क्वायर निकालना है, CM। अच्छा बताओ तो CM कितना होगा, यहाँ से CM की लंबाई क्या होगी, ये होगी 16 का आधा, यानी ये होगा 8, तो ये होगा 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OC, ये तो 10 है, 10 का होल स्क्वायर, यानी हमें OM होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, यानी OM होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा 100 माइनस 64। इसको अगर घटाओगे तो हमें मिलेगा 36, यह है OM होल स्क्वायर। तो OM की लंबाई क्या होगी √36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी ये लंबाई है 6, तो ये भी दूरी 6 हुई। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी
6 प्लस 6 कितना 12। तो ये ऑप्शन है हमारा ए। प्रश्न संख्या 8 हमें दिया गया है किसी वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई 15 सेंटीमीटर। AB वृत्त की एक जीवा है तथा कोण AOB 60 डिग्री है। तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएं। हमने एक वृत्त बनाया जिसके केंद्र O है, इसकी अर्धव्यास है 15 सेंटीमीटर, इसकी जीवा है AB। हमें कोण AOB दिया गया है 60 डिग्री, इस कोण का माप है 60 डिग्री। तो हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दो, OA वृत्त की अर्धव्यास है, इसी प्रकार OB भी वृत्त की अर्धव्यास है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, यानी ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। अब ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में बराबर है तो इन दोनों के विपरीत जो कोण होंगे, कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण x है तो ये कोण भी x ही होगा। तो यहाँ देखो चित्र के अनुसार लोग x प्लस 60 यानी इन तीनों कोणों का योगफल, चूंकि ये एक त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 2x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 120 डिग्री। यानी x का मान हमें कितना मिला 120 डिग्री बट्टा 2। इन दोनों को विभाजित करने पर हमें मिल रहा है 60, यानी ये होगा 60 डिग्री। यानी ध्यान दो, इस कोण का माप भी है 60 डिग्री और इस कोण का माप भी है 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज में इसके तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इस प्रकार जो AB है उसकी लंबाई कितनी होगी, ये होगी 15 सेंटीमीटर और ये है हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, दो घन के समग्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:25 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब हम जानते हैं किसी भी एक घन के समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 6a², ये तो हम जानते हैं, यानी 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। अब यहां पर प्रश्न के अनुसार एक वृत्त उसके समग्र तल का क्षेत्रफल 6a², दूसरे वृत्त के समग्र तल का क्षेत्रफल मान लो 6 कैपिटल A होल स्क्वायर, इनका अनुपात यानी बाई कितना होगा 1/25। अगर हम इन दोनों को काटें तो हमें मिला a/a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/25, यानी a बाई कैपिटल A हमें कितना मिलेगा √1/25। इन दोनों का वर्गमूल 1/5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उनके आयतन का अनुपात। अब ध्यान दो, पहले घन का हमने भुजा लिया A, उसका आयतन होगा a³, दूसरे का कैपिटल A होल क्यूब, यानी अनुपात होगा a/a का होल क्यूब। अब a/a का मान तुम लोग यहाँ निकाल चुके हो, तो ये होगा 1/5 का होल क्यूब। और अगर इसे घन निकालें तो हमें मिलेगा 1/125, यानी आंसर होगा 1:125 और ये है ऑप्शन सी। किसी घन के समग्र तल का क्षेत्रफल S वर्ग इकाई, विकर्ण की लंबाई D, तो S और D में क्या संबंध है। अब ध्यान दो, समग्र तल का क्षेत्रफल S ये हम लोग जानते हैं, ये होता है 6a होल स्क्वायर। विकर्ण D, विकर्ण की लंबाई होती है √3a, ये तो हम लोग जानते हैं। अब हमें S और D में संबंध निकालना है, तो ध्यान दो, यहाँ चूंकि मेरा a² है तो यहाँ अगर मैं a² लाना चाहूँ तो मुझे होल स्क्वायर करना होगा, तो d² इक्वल्स टू क्या होगा √3a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3a², ये हमारा d²। अब देखो यहाँ पर अगर मैं s/d² करूँ तो s का मान है 6a², d² का मान हो गया 3a होल स्क्वायर, ये दोनों कटेगी। अब
6 और 3 ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, तो हमें मिलेगा s बाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1। यानी यहाँ से हमें s का मान कितना मिला, s का मान मिला 2d², या s बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा d², 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो हमारा आंसर हो गया ये, ऑप्शन है डी। प्रश्न संख्या 11, हमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उनका मौसौक वो है 5, तो उनका लौसौक ज्ञात करना है। अब देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी अगर पहली संख्या को हम 3x ले लें तो दूसरी संख्या हमें क्या मिलेगी 4x, इसीलिए मौसौक कितना होगा, देखो ध्यान से, मौसौक यानी उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट x है, तो हमारे हिसाब से x होगा, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मौसौक है 5, यानी प्रश्न के हिसाब से मौसौक है 5, यानी x का मान हो गया 5। तो हमें क्या लेना है, लौसौ लेना है, तो लौसौ कितना होगा, लौसौ को होता है दोनों संख्याओं में जो कॉमन है, यानी जो दोनों में है वो, और जो नहीं है यानी 3 और ये 4, ये दोनों में, यानी 5 गुना 3 गुना 4, तीनों को गुना करो तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी लौसौक है 60, और ये ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमें 16 और 25 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है, यानी 16 और 25 इनका मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती हमने माना x। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, यानी क्रमिक समानुपाती होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 16:x इक्वल्स टू x इज टू 25, यानी 16/x इक्वल्स टू x/25। तिरछा गुना करो तो हमें क्या मिलेगा, x² इक्वल्स टू 16 इंटू 25, यानी x इक्वल्स टू कितना √16:25। अब हम लोग जानते हैं 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, गुना करो 5 चौका 20, यानी जो मध्य समानुपाती है वो क्या है, x का मान है 20, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या p है, प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि की दर है 2r%, तो n वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। v1 इक्वल्स टू v0 इंटू 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, ये हमारा फॉर्मूला है। यदि तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो इस चैनल पर देखा है तो मुझे आशा है तुम इस फॉर्मूला को पहचान गए होगे। अगर नहीं देखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको देख लो, वहां इस पार्ट को काफी अच्छे से समझाया गया है। चलो, v1 इक्वल्स टू क्या होगा, v0 यानी वर्तमान जनसंख्या है p इंटू 1 प्लस r, दर कितना है 2r%, यानी 2r बट्टा 100, उसका पावर n यानी समय है n वर्ष। अगर इसे विभाजित करोगे, विभाजित होने के लिए तो सिर्फ ये दो संख्या है, यहाँ 2 से 50 बार में कटेंगे, तो हमें ये मिलेगा p इंटू 1 प्लस r/50, उसका पावर n। प्रश्न संख्या 14, हमें दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त का AB एक व्यास है, तो एक हमने वृत्त की रचना की, इस वृत्त का व्यास है AB, इस पर C एक बिंदु है, इसके परिधि पर C कोई बिंदु है, इसका केंद्र हमने मान लिया O। हमें दे रहा है कि यदि कोण COA, ये कोण हमें दिया गया है 100 डिग्री, तो कोण BCO हमें ज्ञात करनी है, BCO, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। चाप AC चाप पर कोण COA केंद्र का कोण है, तथा ABC परिधि का कोण है,
अब हम जानते हैं कि केंद्र का कोण जो है परिधि की कोण का दोगुना होता है, यानी केंद्र का कोण है 100, तो परिधि का कोण यानी कोण सी बी ओ ये कितना होगा, केंद्र के कोण का आधा होगा यानी 50 डिग्री, यानी ये कोण है मेरा 50 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखना, OB और OC ये दोनों ही वृत्त के अर्धव्यास होंगे। अगर ये दोनों वृत्त के अर्धव्यास हैं तो दोनों की लंबाई भी समान है, और यदि इन दोनों की लंबाई समान है तो इन दोनों की भुजाओं के विपरीत जो कोण बनेंगे उनका मान भी आपस में समान होगा। यानी ये कोण अगर है 50 डिग्री तो ये कोण कितना होगा, ये भी 50 डिग्री ही होगा। यानी हमें कोण BCO जो हमें चाहिए था ये कितना है 50 डिग्री, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दो लंब वृत्ताकार ठोस शंकु का आयतन समान है, उनके ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात, लंबाई का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान देना, शंकु का आयतन हम जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। चूंकि दो शंकु है तो V1 और दूसरे का हमने लिया V2, तो पहले का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, दूसरे का 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस प्रकार हो सकता है। प्रश्न के अनुसार V1 इक्वल्स टू V2, इसका अर्थ क्या हुआ, 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 तो दोनों तरफ से कटेगी, पाई भी कटेगी, तो हमें जो मिल रहा है वो है r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इस संख्या को हमने यहाँ लाया, तो इस तरफ हमें क्या मिला, कैपिटल H बाई स्मॉल h। यहाँ हमें दिया गया है ऊंचाई का अनुपात, यानी h/h हमें दिया गया है 1/2, हमें ये दिया गया है और हमें ये चाहिए। तो इसका अगर व्युत्क्रम लो यानी विलोम करो इसको, तो हमें क्या मिलेगा, h/h ये हो जाएगा 2/1। तो यहाँ r² इक्वल टू हो गया 2/1, यानी r/r अगर हम स्क्वायर हटाएं तो क्या निकलेगा हमारा, √2/1 यानी √2/1, यानी दोनों के अर्धव्यास का अनुपात कितना है, √2:1, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। संख्या 16, किसी लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास तथा ऊंचाई को दोगुना करने से उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो ध्यान से, हमें अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को दोगुना किया गया है, तो सबसे पहले V1 कितना, V1 है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हम दोगुना करें तो हमारा जो नया आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई, अर्धव्यास को दोगुना किया गया यानी 2r का होल स्क्वायर, इंटू ऊंचाई को भी दोगुना किया गया है यानी इंटू 2h। इसको अगर हल करो तो ये होगा 1/3 पाई 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 2h। इन सबको अगर गुना करो तो 4 2 जा 8 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई, ये हुआ 8, ये हो गया 8, और ये तो हमारा V1 है, तो V1 तो 8V1 माइनस V1 यानी 7V1% चेंज। तो वृद्धि हुई है 7V1 की, पहले का आयतन है V1 इंटू V1 अगर कटेगा तो ये होगा 700, तो 700%। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो पहले हम लोग वृत्त बना लें, जान रहा हूं वृत्त गंदा है। ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है PQRS। इसमें कोण PQS कोण PQS है 50 डिग्री।
कोण हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो कोण QRS हमें ये कोण निकालना है। PQS ये एक त्रिभुज है और हम त्रिभुज में क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, यानी कोण P प्लस कोण PQS प्लस कोण PSQ, इन तीनों का योगफल होगा 180 डिग्री। कोण P हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इन दोनों का मान हम जानते हैं, तो इन दोनों के मान को अगर हम लिख लें तो ये होगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180, यानी कोण P प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कोण P हमें कितना मिलेगा, ये 70 डिग्री मिलेगा। वियोग करके देखोगे, यानी कोण P है हमारा 70 डिग्री। PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी विपरीत कोण समपूरक होते हैं। कोण P प्लस कोण R इसका मान होगा 180 डिग्री, जिसमें कोण P है हमारा 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल R ये होगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर तुम एंगल R का मान निकालो तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी ये होगा 110 डिग्री। इस प्रकार ऑप्शन बी है हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 18, किसी गोलक के अर्धव्यास को 50% बढ़ाने से उसके समग्र तल के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब उसके अर्धव्यास को 50% बढ़ाया गया, यानी r अगर पहले 100 था तो अब वो बढ़कर हो जाएगा 150। जो नया r होगा वो होगा 150 बटा 100 r, ये हो जाएगा 3/2 r के बराबर। तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई r यानी 3/2 r का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 9/4 r स्क्वायर, यानी ये होगा 9/4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये हो गया 9/4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर है मेरा S1। अब वृद्धि यानी S2 माइनस S1 कितना होने वाला है, तो S2 है हमारा 9/4 S1 माइनस S1। वियोगफल देखो 4 9S1 माइनस 4S1, यानी ये होगा हमारा 5S1/4। इसीलिए प्रतिशत चेंज कितना परसेंट का चेंज, तो चेंज है 5S1/4। पहले का कितना है S1 इंटू 100। इसको अगर काटोगे तो देख रहे हो S1 तो पहले कटेगी, 4 से 100 कटेगा, कितने बार में 25 बार, गुना करो ये होगा 125%, और ये ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक मान समान है। अब देखो वक्रतल का क्षेत्रफल, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल या संपूर्ण तल के क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें कह रहा है इन दोनों का संख्यात्मक मान समान है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4/3 पाई r क्यूब और 4 पाई r स्क्वायर ये दोनों आपस में क्या है समान है। तो यहाँ देखो पहले पाई काटो और यहाँ 3r और यहाँ 2r कटेगा तो 1r बचेगा, यानी r इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा 4 इंटू ये संख्या जब उधर जाएगी तो हमें ये मिलेगा 3/4, 4 कटेगी यानी ये हो जाएगा 3। तो वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है, इसीलिए वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि r का मान कितना है, r का मान है 3, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, यानी 36 पाई स्क्वायर यूनिट। ये है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20, हमें ये 3 भेद दिए गए हैं और हमें तीनों भेदों के स्थिरांक का योगफल ज्ञात करना है। पहला भेद
y माइनस जेड वेट इज एज 1/x, यानी इसे हम लिख सकते हैं y माइनस जेड इज इक्वल्स टू k1/x। यहाँ से ये होगा xy माइनस zx इक्वल्स टू k1। दूसरे भेद यानी z माइनस x, ये भेद है 1/y के, यानी z माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा k2/y, यानी ये हो जाएगा yz माइनस xy इज इक्वल्स टू k2। तीसरे भेद से यानी x माइनस वाई वेरीज एज 1/z से हमें मिल रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू k3/z, यानी यहाँ से हमें मिलेगा zx माइनस yz इज इक्वल्स टू k3। अब हमें इन तीनों स्थिरांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमने लिखा इसीलिए k1 प्लस k2 प्लस k3, ये होगा xy माइनस zx प्लस yz माइनस xy प्लस zx माइनस yz। यहाँ देख पा रहे हो ये सारी संख्याएं एक दूसरे को काट रही हैं और इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है 0, और ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 में फिर से 3 भेद दिए गए हैं और हमें इन तीनों भेदों के स्थिरांक का गुणनफल ज्ञात करना है। देखो एक्स स्क्वायर वेरीज एज वाई जेड, हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k1 इंटू वाई जेड। अब हमें स्थिरांक का गुणनफल चाहिए तो हमें स्थिरांक को फ्री करना होगा, यानी k1 इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड। वाई स्क्वायर वेरीज एज जेड एक्स, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू k2zx, यानी यहाँ से हमें k2 का मान मिला वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स। तीसरा भेद हमें दिया गया है जेड स्क्वायर वेरीज एज एक्स वाई, यानी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू k3 इंटू एक्स वाई, यानी k3 का मान हमें मिलेगा जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। तो हमें k1 इंटू k2 इंटू k3 ज्ञात करना है, तो ये होगा यानी k1 इंटू k2 इंटू k3, ये हमें मिल रहा है 1, और यह है ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, एक साझेदारी व्यवसाय में 2 दोस्तों का लाभांश समान है। पहला दोस्त 800 रुपये 9 माह के लिए, तो दूसरे दोस्त ने 1200 रुपये कितने माह तक लगाया। अब ध्यान, लाभांश समान है। लाभांश समान कब होता है? यदि उन दोनों का मूलधन भी समान हो। तो जो पहला दोस्त है उसका मूलधन कितने दिन चला है, तो 800 रुपये चला है 9 महीने के लिए। दूसरे दोस्त का 1200 रुपये कितने महीने तक चला हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है लाभ समान है, यानी ये दोनों मूलधन आपस में समान होगा। यहाँ से अगर इसको हल करोगे तो हमें x का मान मिलेगा 800 इंटू 9 बाई 1200, हमारा आंसर है 6। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ अगले वीडियो में।